अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो कौन थी का तीसरा और आखिरी हिस्सा आ गया है। चलिए ये हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। अब तक तो गुरु जी को आ जाना चाहिए था, अब वो अपने असल रूप में थी और वो तीनों इसे इस तरह रूप बदलते देखकर खौफ से सुन्न हो चुके थे। इन्होंने महसूस हो रहा था कि किसी भी वक्त इनके दिल खौफ से बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब इनके सामने कोई हसीन दुशीज़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चमगादड़ मौजूद थी, जिसके परों के साए बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे और इसकी आंखों से खून टपक रहा था। इतने में वहाँ एक हिंदू जोगी बाबा, जिसके गले में एक बहुत बड़ी खोपड़ी लटक रही थी और उलझे बिखरे बालों ने इसका आधा चेहरा छुपा रखा था, और कंधे पर एक बड़ा थैला लटकाए और हाथ में एक बड़ी हड्डी थामे तेज तेज कुछ मंत्र पढ़ने चमगादड़ के रूबरू था। इन्होंने मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंका और वहीं एक आग भड़क उठी। चमगादड़ ने अपने पर समेटते हुए इस जोगी बाबा के पैरों में खुद को गिरा लिया और अजीब दहशतनाक आवाजें निकाल रही थी। शांत रहो ऐ जिनज़ादी, अभी तुम वापस अपना रूप हासिल करने में कामयाब हो जाओगी। मैं आज इस अमल के जादू का तोड़ कर दूंगा, जिसने अपने मोकलों के जरिए तुम्हें इस इलाके तक महदूद करके तुम्हारी ताकत इतनी कम कर दी है कि तुम 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी रूप में नहीं रह सकती, और तुमसे तुम्हारा असल रूप लेकर तुम्हें चमगादड़ बनने पर मजबूर कर दिया। चमगादड़ मुसलसल भयानक आवाज में दिल दहला देने वाली चीखों पुकार कर रही थी। अचानक जोगी बाबा की नज़र खौफ से सफ़ेद पड़ते अशर, अजीज और सिकंदर के चेहरों पर पड़ी। काली शकीतों को भेंट चारने वाले खून की इंतज़ाम तो अच्छा किया है, तीनों की उम्र एक जैसी लग रही है। आखिर तुम्हारी मेहनत सफल हुई। अब थोड़ा सा इंतज़ार, इनकी गर्दनें अलग कर दूंगा जल्दी से, क्योंकि अमावस की रात ख़त्म होते ही अब कुछ ही पल बचे हैं। ये कहते ही जोगी बाबा ने अपना तेज़धार खंजर निकाला और तेज़ी से इन तीनों की जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो इन तीनों के पास पहुंच पाता, अचानक तेज आंधी ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझ गई और मिट्टी और रेत का तूफान इस कदर शदीद था कि जोगी बाबा भी खुद पर काबू न रख सका। वो खुद को संभालने की कोशिश में कर रहा था, पर इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे आनन फानन तूफान आया था, वैसे ही अगले मिनट तूफान थम चुका था और हर चीज वापस नॉर्मल हो चुकी थी। पर वो तीनों मंजर से गायब थे। वो तीनों सोच भी नहीं सकते थे जिस किस्म के वाकयात थोड़ी देर पहले इनके साथ गुजरे थे। वो ख्वाब थे या हकीकत, और वो हैरानी और परेशानी के आलम में ट्रेन के इस डिब्बे और इसी सीट पर मौजूद थे जिस पर कुछ देर पहले वो मौजूद थे। इर्द गिर्द का माहौल भी नॉर्मल था। अचानक अशर ने ताबश को पुकारा। ताबश मुस्कुराता हुआ इनके सामने था। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, तुम लोगों की आने वाली है और अब तुम लोग खतरे से बाहर हो। ताबश ने इनकी जानिब पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, पर तीनों ने अजीब खौफ से ताबश को देख रहे थे। कोई भी अपनी जगह से ना हिला। आओ कमोन यार, मैं तुम लोगों को बहादुर समझता था। तुम लोग तो बहुत ही बुज़दिल और ईमान के कच्चे निकले। मुसलमान हो, अपने रब के कलाम का सहारा ले लेते हैं। खैर छोड़ो, मैं ज़रकाश हूँ, एक मुसलमान जिंजा, और वो महारुश थी जिसका ताल्लुक मेरे ही कबीले से था। हमारे कबीले का रिवाज है, जो इंसानों को तंग करे या कबीले की रिवायत को तोड़े, इसे कबीले से बदर कर दिया जाता है। मारुश भी इंसानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, और हिंदू शकीतों का इस्तेमाल करने वाले पंडित और जोगी बाबा के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ा के सबको अपना गुलाम बनाना चाहती थी। पर एक दिन एक बहुत बड़े मुस्लिम आमल के हत्थे चढ़ गई, जिसने इसको इस इलाके में कैद कर दिया। इसने आमल पर जो जादू किया वो इस पर ही उल्टा पड़ गया
اور وہ چمگادڑ بن گئی، پر اپنی کوشش سے وہ انسانی روپ بھی اختیار کر لیتی تھی۔ اس قید سے نکلنے کے لیے جوگی بابا نے اسے اماوس کی ایک مخصوص رات جو عمل بتایا تھا، اس کے لیے 3 جوان لڑکوں کا اس رات وہاں ہونا ضروری تھا۔ اس نے مجھ سے رو رو مدد مانگی کہ ایک دفعہ وہ اپنی طاقت واپس حاصل کر لے، پھر قبیلے میں بھی سب سے معافی مانگ لے گی اور پھر کسی انسان کو تنگ نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے اس کی مدد کرنے کی خاطر تم لوگوں سے دوستی کی، پر تم لوگوں کو اس کے حوالے کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو سچ میں تم تینوں کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوں۔ تم لوگوں کے گھر والوں نے مجھے جو پیار دیا اور میری خاطر تم تینوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، میں کیسے تم تینوں کی بلی چڑھنے دیتا۔ جہاں تک مہروش کی بات ہے، وہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتے۔ میں تم لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا، اب بس میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی تابش ان کو حیرت میں چھوڑ کر اسی وقت ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ تینوں منہ کھولے ایک ہی پوزیشن میں جانے کب تک بیٹھے رہتے کہ ایک کلی نے انہیں ہلاتے ہوئے کہا، لاہور آ گیا ہے جوانوں، ساری ٹرین خالی ہو گئی ہے، اس سے آگے ٹرین نہیں جائے گی، تم تینوں کو کہاں جانا ہے؟ اور وہ مشینی انداز میں کندھے پر بیگ اٹھائے کسی بھیانک خواب کے زیر اثر مردہ قدموں سے ٹرین سے باہر آ رہے تھے۔ ہلکا ہلکا اجالا ہر جانب پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور ان تینوں کا رخ قریب مسجد کی جانب تھا۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی، اور اس ویڈیو کے جو پچھلے 2 پارٹ ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کے لنک مل جائیں گے، وہاں سے آپ پچھلی کہانی کے پارٹ دیکھ